बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। डिवीज़न बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में तीन चीज़ें मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर जो तीन बेसिकली एतराज़ थे। एक एतराज़ ये था कि इनकी 2019 से एक दरख्वास्त पेंडिंग है ECL से नाम निकलवाने की, उसको आपने क्यों नहीं फ़िक्स करवाया। दूसरा एतराज़ ये था कि नैब ने कहा कि जिस दरख्वास्त ज़मानत में ये आए हैं एक CM देने और एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसको हमने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए तो क्या इस अदालत के पास अख्तियार है कि वो उसमें अपने ऑर्डर को चेंज करे। तीसरा एतराज़ ये था कि जो मरीम नवाज़ के वकील की तरफ से ये कहा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, जमहूरियत के अलंबरदार एहसन भून साहब, वो ख़ुद मरीम नवाज़ की तरफ से पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि जो मरीम नवाज़ हैं उनका ECL वाला मामला अब छोड़ दें, हम सिर्फ आपसे पासपोर्ट वापस मांग रहे हैं, ECL का मामला वफाकी हुकूमत देख लेगी। अदालत ने कहा क्या देख लेगी? उन्होंने कहा जी रूल्स आ गए हैं। अदालत ने कहा अच्छा वो रूल्स तो पहले हमें दिखाएं कि वो रूल्स क्या आए हैं। अब मुझे ये लगता है कि मरीम नवाज़ की जैसे बड़ी किस्मत की देवी हैं, तो मरीम नवाज़ ना सिर्फ खुद डूबेंगी, ये बाकियों को भी, क्योंकि थोक के हिसाब से इन्होंने लोगों का नाम ECL से निकाला था और ये वो ECL की पॉलिसी सामने नहीं ला रहे थे क्योंकि वो अदालतों में चैलेंज हो जाती, उसको अदालत ने तलब कर लिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। आज डिवीज़न बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किए थे इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन उन रेफरेंस की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उन रेफरेंस की बुनियाद पर कार्रवाई हो जाए तो हमजा शहबाज तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। इस वजह से ये रेफरेंस दायर किए गए थे और लाहौर हाई कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उस पर बिल्कुल सत्तू पी कर सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई ना MNAs के ख़िलाफ़ कर रहा है, ना MPs के ख़िलाफ़ कर रहा है, और वो देख रहा है कि 30 दिन का टाइम है, 30वां जो दिन होगा उसमें मैं नोटिस जारी करूंगा ताकि ये 6 महीने इसी काम पे लग जाएं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 26 अरकान हैं पंजाब असम्बली के, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर रखे हैं। 26 अरकान पंजाब असम्बली पर वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देने का इल्ज़ाम है और इस बुनियाद पर आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवाए गए थे। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को हमने जो पार्टी हेड हैं, पार्टी हेड ने वो रेफरेंस भिजवाया कि स्पीकर को, स्पीकर ने उसकी स्क्रूटनी करके भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन को। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि विद इन टाइम कानून और आइन के मुताबिक उस पर उनको डी नोटिफाई करते और उनकी जो मेंबरशिप थी वो ख़त्म करते और उनको नाअहल करार देते। इलेक्शन कमीशन वो अपने पास रख के बैठ गया है, ना इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस जारी करता है, ना इलेक्शन कमीशन उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं है। आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन गैर आइनी काम कर रहा है, आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, आइन के बरखिलाफ़ काम कर रहा है। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई है जिसके ऊपर कल समाअत होगी और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, क्योंकि ये भी एक आइन ने जो अख्तियार दिया है पार्टी हेड को, आइनी अख्तियार इस्तेमाल करके स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाए हैं। क्या यहाँ पर आर्टिकल 69 की दीवार को फलांगेगी और डायरेक्शन देगी कि जो चीज़ आइन में लिखी हुई है उसके ऊपर अमल दरामद करें, या यहाँ पर कहा जाएगा कि नहीं अभी इलेक्शन कमीशन के पास आप जाएँ, इलेक्शन कमीशन ही आपका मामला देखेगी। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन का मुंह देखा जाता रहा, देखते रहते और वो डिले करता। इस मामले को वो ले गए हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो 9 जून को आप जानते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन का जो एक शेड्यूल जारी किया गया था, मई में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया था। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और इंतखाबात के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर दी है। ये 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सदर जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं सरदार अकबर डोगर साहब,
उनकी दरख्वास्त पर जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला था उसका नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। मैंने आपको बताया था कि अकबर डोगर साहब, सरदार अकबर डोगर साहब जो कि सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो इसी ग्रुप से हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, और आप जानते हैं कि फिर ऊपर ये कहाँ से जाकर ग्रुप किन से जाके मिलता है। तो इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और ये पहले चाहते थे बल्दियाती इलेक्शन हों, अब नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो। और उसकी एक टेक्निकल वजह थी, और टेक्निकल वजह वो ऑर्डीनेंस है। जब ऑर्डीनेंस अपना वक्त ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑर्डीनेंस की हैसियत ख़त्म हो जाती है। जब हैसियत ख़त्म हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर जो होने वाले इलेक्शंस हैं वो कैसे काबिल कबूल होंगे, ये एक सवाल वाकई बड़ा अहम था। बाद में ये इलेक्शन होने के बाद भी ये चैलेंज होता रहता। दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इंतखाबात का शेड्यूल गैर कानूनी तौर पर जारी किया गया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2021 की मुद्दत 6 माह है जो 10 जून को पूरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन सरकारी रिज़ल्ट 14 जून को देगा, जो ऑर्डीनेंस की मुद्दत पूरी होने के बाद जारी होगा, जो गैर आइनी और गैर कानूनी है। अब इस पर मेरी ये गुजारिश थी कि अगर 14 जून की बजाय 8 जून को कह दिया जाता है या 9 जून का कह दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को कि आप 5 दिन पहले रिज़ल्ट दे दें, ताकि वो विद इन ऑर्डीनेंस ये काम हो सकता था। अब क्योंकि उस ऑर्डीनेंस में ईवीएम भी है, उस ऑर्डीनेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं चाहते कि उस ऑर्डीनेंस के तहत इलेक्शन हो। और अदालतों की ये ज़िम्मेदारी है कि जब आपको इतनी मामला था और हमारे निज़ाम को इतनी आग लगी हुई थी, हमारे निज़ाम को, जो ये कहते थे कि हर हाल में बल्दियाती इलेक्शन हो, तो अब अगर ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप ये साल तो भूल जाएँ। तो फिर ये जो पिछला पूरा साल बल्दियाती इलेक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी इतना वावेला मचा रहा, फिर उसका फ़ायदा कोई ना हुआ। और आप या तो ये होता कि कोई मुस्तकबिल करीब में कोई चांस होता कि कोई असम्बली है वो कोई कानून बनाएगी, कुछ भी नहीं होना। जब ये सारा कुछ नहीं होना तो ये बल्दियाती इलेक्शंस मैं समझता हूँ कि इसको डिले करना ये नुकसानदेह होगा। और फिर आप देखें कि इतना अहम इशू है और उसके ऊपर 25 मई, आज 25 अप्रैल है, 25 मई तक फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया और लंबे अरसे के लिए अदालत ने इस केस की तारीख देकर स्टे दे दिया है और बल्दियाती इलेक्शंस का मामला ठप हो गया है। अब हम आ जाते हैं मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर। मरीम नवाज़ ने ये दरख्वास्त दायर की थी सिर्फ पासपोर्ट वापसी की। मैंने आपको बताया था मरीम नवाज़ ने ज़मानत हासिल की। ज़मानत हासिल करने के बाद मरीम नवाज़ को जब ज़मानत दी गई चौधरी शुगर मिल केस में, तो उनका जो पासपोर्ट था वो ज़ब्त कर लिया गया और मशरूत ज़मानत दी कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी तो आपको ज़मानत मिलेगी। उस वक्त मरीम नवाज़ ने कहा जी ठीक है, मुझे पासपोर्ट आप रख लें और मुझे ज़मानत दे दें। उसके बाद फिर मरीम नवाज़ ने अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर मरीम नवाज़ ने बड़े हाथ पाँव मारे, उनको कुछ ना मिला और वो पेंडिंग आ रही थी। और वो पेंडिंग चलते चलते फिर आगे कोविड आ गया और कोविड के बाद ये 2-2.5 साल ऐसे ही गुजर गए। अब मरीम नवाज़ ने यह दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे पासपोर्ट वापस चाहिए, मैंने उम्रे पे जाना है। और साथ अदालत ने कहा कि अच्छा जी आपको पासपोर्ट चाहिए और आपकी ज़मानत में आपने वो पासपोर्ट ज़ब्त हो गया था या आपने सरेंडर कर दिया था, तो आपकी तो एक दरख्वास्त ECL की भी साथ चल रही है। उस पर एहसन भून साहब, क्योंकि एहसन भून साहब पेश हुए और ये 2 रुकनी बेंच था, अली बाकर नजफ़ी साहब और फ़ारूक हैदर साहब, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की जो है वो पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था। ये वही बेंच है जिसने नवाज़ शरीफ का, अली बाकर नजफ़ी साहब ने ही 50 रुपये के स्टाम्प पर जो उनको बाहर जाने की इजाज़त फरमाई थी और मरीम नवाज़ की ज़मानत भी इसी बेंच ने दी थी। बहरहाल अदालत में एहसन भून साहब ने कहा कि हमें पासपोर्ट चाहिए। अदालत ने कहा कि तो ECL की भी दरख्वास्त पेंडिंग है और वो अदालत ने कहा 2019 से पेंडिंग आती जा रही है, तो उसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी उसको छोड़ दें, 2019 की जो मुतफरक दरख्वास्त है हमारी ECL की वो हम वफाकी हुकूमत से देख लेंगे। ये नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाल दिया है। कहते हैं वो वफाकी हुकूमत से हम बात हमारी चल रही है, हमने रिक्वेस्ट की हुई है, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि पासपोर्ट वापस हो। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा कि आपकी जो 2019 की मुतफरक दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा होने के बावजूद कैसे इस मुतफरक दरख्वास्त को हम सुन सकते हैं। आपने एक पहले मुतफरक दरख्वास्त दी थी, उसको आपने चलाया नहीं है, वो पेंडिंग है और आप एक नई मुतफरक दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं। ये पहला ऑब्जेक्शन इनकी दरख्वास्त पर अदालत ने लगाया कि 2019 की मुतफरक दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा होने के बावजूद कैसे इस मुतफरक दरख्वास्त को हम सुन सकते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने इस्तफ़सार किया कि ज़मानत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी
उसका क्या बना? तो नैब के वकील ने अदालत को बताया कि मरीम नवाज़ की ज़मानत को हमने चैलेंज कर रखा है, नैब की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि आप ज़मानत के खिलाफ अपील पर समाअत करवाना ही नहीं चाहते, तो जिस पर नैब के वकील का कहना था कि हम चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो हम जाके उसमें अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेंगे। एहसन भून ने कहा कि मरीम नवाज़ की इस अदालत के सामने दरख्वास्त सिर्फ पासपोर्ट वापसी की हद तक है, ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी। ये अल्फाज हैं कि सिर्फ ECL की हद तक है और सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की हद तक है और ECL के मामलात वफाकी हुकूमत देखेगी। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि ECL के जो रूल्स बने हैं वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो वफाकी हुकूमत ने बनाए हैं, तो वो ECL का तो हमारा यहाँ पे मामला ही नहीं है, हम तो पासपोर्ट वापसी की बात कर रहे हैं। अदालत ने कहा हमें दिखाएं तो सही वो कौन से ECL के रूल्स हैं जो बन गए हैं और जिसकी वजह से मरीम नवाज़ पहली दरख्वास्त को नहीं प्रोसीड करना चाहती और नई दरख्वास्त दे दी है, वो रूल्स कहाँ हैं वो तो हमें दें। उस पर उन्होंने कहा जी कि वो रूल्स वफाकी हुकूमत के पास हैं। अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत के कल रूल्स पेश करें। मरीम नवाज़ के वकील का कहना था जनाब वाला एहसन भून साहब का कि जनाब वाला आखिरी अशरा है, उनकी मुवक्किल उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती है सरकारी प्रोटोकॉल के साथ और ये एक बड़ी नेकी का काम है और उनको ये नेकी का काम करने दिया जाए। फिर तो जेलों में जो पड़े हैं सब ने उम्रे पे जाना है और उनको भी अगर सरकारी जहाज़ मिल जाए तो फिर तो हर शख्स की देखें कौन नहीं उम्रे पे जाना चाहता, सिर्फ वो रुके हुए हैं जिनके पास वसाइल नहीं है और अगर सरकार उनको ले जाए तो इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या होगी, फिर तो सबको ही ले जाएं। तो कहते हैं जी कि नेकी का काम है, आखिरी अशरा है, उनके मुवक्किल ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है, इस वजह से इजाज़त दे दें। जस्टिस अली बाकर साहब ने कहा कि नेकी कर और दरिया में डाल, जिस पर फिर अदालत में कह के भी लगे जैसे माजी में अदालतों ने नेकी की थी और दरिया में डाल दी थी। बहरहाल अदालत ने मरीम नवाज़ की मुतफरक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से ECL के जो रूल्स हैं वो तलब कर लिए हैं, जबकि नैब को भी कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एक तो ये ECL के रूल्स पब्लिक नहीं कह रहे थे, जब ECL के रूल्स अदालत में आ जाएंगे तो वो कॉपी हर किसी को मिल जाएगी और उसके बाद ये रूल्स भी चैलेंज होंगे क्योंकि ये जो इन्होंने खिलवाड़ किया है कानून का वो चैलेंज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है वफाकी हुकूमत के जो रूल्स मंगवाना है अदालत जब उनको देखेगी, क्योंकि मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ECL की पहले पेंडिंग है, अगर अदालत कोई करिश्मा दिखाए और वो रूल्स ही कलअदम करार दे दे तो मरीम नवाज़ के साथ साथ पूरा टब्बर ही ECL से जो निकला था वो सारे का सारा फारिग हो जाएगा। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, देखते हैं कल क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।